टॉपिक है साइकोलॉजी। इससे पहले वाली जो हमारी वीडियो थी वो एजुकेशन के ऊपर थी, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। उस वीडियो को काफ़ी लोगों ने लाइक किया, सब्सक्राइब भी किया, कमेंट्स भी आए। सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू एंड आई होप वो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी। और आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है और आप लोगों के लिए बेनिफिशियल भी रहेगा। साइकोलॉजी का बिगिनिंग ऑफ द पॉइंट है, हम वहाँ से लेके चलेंगे पूरा हिस्ट्री इसका, स्टार्टिंग ऑफ द पॉइंट। साइकोलॉजी का जो बिल्कुल बिगिनिंग है वो अपने आप में एज अ इंडिविजुअल सब्जेक्ट नहीं था। जो हम अभी वर्तमान समय में जिस तरह से साइकोलॉजी को देखते हैं कि वो एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट है और लोगों के बिहेवियर के बारे में जैसे वो स्टेटमेंट्स देता है, ऐसे वो पहले नहीं देता था। पहले फिलॉसफी की एक ब्रांच हुआ करती थी, मेंटल फिलॉसफी, मानसिक दर्शन शास्त्र। उस समय पर साइकोलॉजी एज अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी काम किया करती थी, मानसिक दर्शन शास्त्र के रूप में। धीरे धीरे करके साइकोलॉजी ने अपने अस्तित्व को बढ़ाना शुरू किया, यानी कि जो विद्वान हुआ करते थे उन्होंने इस चीज़ को धीरे धीरे शार्पिंग इसकी की, इसको पॉलिश किया। और अगर हम साइकोलॉजी के शब्द की बात करें तो देखते हैं कि ग्रीस एक लैंग्वेज है। ग्रीस लैंग्वेज में दो शब्द हुआ करते हैं, साइकी और लोगोस। साइकी का मतलब होता है मन या आत्मा, लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना। जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, अध्ययन करना, यानी कि साइकोलॉजी का मतलब है मन या आत्मा का अध्ययन करना। अब अगर हिंदी में भी हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का मतलब मन का विज्ञान। जैसे जैसे साइकोलॉजी ने मेंटल फिलॉसफी की जो ब्रांच है उसको छोड़ते हुए और अपने अस्तित्व को बढ़ाना शुरू किया, सबसे पहली इसकी स्टेज थी जिसमें इसको कहा जाता था स्टडी ऑफ सोल, यानी कि आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान। सबसे पहली स्टेज जो इसने प्राप्त की वो था स्टडी ऑफ सोल। अब स्टडी ऑफ सोल की यदि हम बात करें तो विद्वानों में काफ़ी मतभेद था कि कोई आत्मा का अध्ययन कैसे कर सकता है। आत्मा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते। आत्मा का अध्ययन करना इज़ नॉट अ इजी टास्क। बहुत सारे जब कंट्रोवर्सीज आई धीरे धीरे इसने अपनी पहली स्टेज को छोड़ा और सेकंड स्टेज में आया, और सेकंड स्टेज इसकी रही स्टडी ऑफ माइंड, यानी कि मन का अध्ययन करने वाला। आत्मा के बाद जब सेकंड स्टेज मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान इसको कहा गया, तो सेकंड स्टेज में भी इसको वही कंट्रोवर्सीज फेस करने को मिली जो इसको फर्स्ट स्टेज में मिली थी, क्योंकि मन भी आत्मा के जैसा ही है, नज़र नहीं आता, एब्स्ट्रैक्ट है। कैसे आप मन पढ़ सकते हो किसी का, या कैसे कोई अपने मन के बारे में हमें बता सकता है। यदि हम अपने मन के बारे में किसी को बताएंगे तो अपनी हर नेगेटिव चीज़ को छिपाएंगे, कभी भी उसको वो चीज़ें नहीं बताएंगे जो बताने वाली नहीं है। तो मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान बहुत ज़्यादा सही नहीं था, कंट्रोवर्सीज आई और विद्वानों ने इसे भी नकार दिया। देन थर्ड स्टेज आती है और तब इसको कहा गया स्टडी ऑफ कॉन्शियस बिहेवियर, मीन्स चेतन व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान। चेतन व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान। अब देखिए, चेतन व्यवहार यानी कि सिर्फ एक व्यवहार की बात कर रहा है। स्टडी ऑफ कॉन्शियस बिहेवियर मीन्स जो सिर्फ कॉन्शियस में है उसी बिहेवियर की बात कर रहा है। बाकी जो वाइड एक कॉन्सेप्ट होता है उसको इसने साइड कर दिया थर्ड स्टेज में, और इसका जो एक स्कोप था बहुत ही नैरो हो गया। कुछ समय बाद जब फ्रायड ने मनोविज्ञान में अपना स्टेटमेंट देना स्टार्ट किया और फ्रायड ने बताया कि जो चेतन व्यवहार होता है वो सिर्फ मन का 1/10 हिस्सा होता है। 1/10 यानी कि 9% ऐसा व्यवहार है जो परिलक्षित नहीं हो रहा, और उसी की वजह से पूरी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है। उसी व्यवहार की वजह से हमारा पूरा बिहेवियर जो है वो आगे की तरफ मूवमेंट कर रहा है। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। जब इसके बारे में पता चला तो ये थर्ड स्टेज को भी इसको नकार दिया गया। बाकी थर्ड स्टेज में काफ़ी टाइम तक ये अपने अस्तित्व में रहा। काफ़ी सारे वैज्ञानिकों ने भी इसके बारे में अपना अलग अलग स्टेटमेंट दिया, वो एक अलग टॉपिक है।
अब आता है फोर्थ स्टेज, जो हम वर्तमान समय में जिस तरह की साइकोलॉजी को फेस करते हैं, जिस तरह की साइकोलॉजी को हम वर्तमान समय में पढ़ रहे हैं, वो इसकी फोर्थ स्टेज है अभी जो चल रही है। इसको अभी हम क्या कहते हैं वर्तमान समय में? साइंस ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान। कैसा व्यवहार? देखिए, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, दो तरह का बिहेवियर होता है। मीन्स बिहेवियर में सिर्फ ये उसी चीज़ का अध्ययन नहीं करता जो परिलक्षित हो रहा है। जैसे इंटरनल में क्या होता है? वॉक, टॉक, स्विमिंग, डांसिंग, सिंगिंग, ये सब चीज़ हमारी एक्सटर्नल बिहेवियर है जो कोई भी इजीली देख सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है। एक हमारा इंटरनल बिहेवियर होता है जिसमें क्या होता है? हमारे इमोशंस होते हैं, हमारी फीलिंग्स होती हैं, हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है। मीन्स जो बिहेवियर हम लोगों को नहीं दिखाते, अपने अंदर दबा के रख लेते हैं। जस्ट लाइक दैट, हम लोगों के साथ डेली रूटीन में होता है कि हमारे अंदर कुछ और हो रहा होता है लेकिन हम उसे बाहर शो नहीं करते। कितनी ही भाव हमारे अंदर होते हैं, कितनी ही इच्छाएं हमारे अंदर होती हैं जिनको हम दबा लेते हैं, क्योंकि वो ना तो दिखाने लायक होते हैं, ना जगह ऐसी होती है जहां हम अपने भावों को प्रदर्शित कर सकें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो इंटरनल बिहेवियर क्या चल रहा है एक मनुष्य का, ये उस व्यवहार का भी अध्ययन करता है। सो कैसा बिहेवियर? इंटरनल एंड एक्सटर्नल, बोथ ऑफ द, दो तरह के व्यवहार का अध्ययन करता है। सो बिहेवियर के बारे में कहा जाता है, वुडवर्थ ने एक कोटेशन दी है, एनी मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ इज़ एक्टिविटी। मीन्स ऐसी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कि जीवन की कोई भी जो वो होती है वो हमारा एक एक्टिविटी होती है। एनी मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ इज़ एक्टिविटी। अब ऐसी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबको मिलाकर ही एक व्यवहार का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। वुडवर्थ ने एक डेफिनेशन दी है साइकोलॉजी के बारे में, ये जो इसने स्टेजेस इतनी सारी क्रॉस की हैं। कहता है कि फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, देन इट्स माइंड, देन इट्स कॉन्शियसनेस, इट स्टिल हैज़ बिहेवियर ऑफ सॉर्ट। मीन्स साइकोलॉजी ने पहले अपनी आत्मा को खोया, देन उसने अपने मन को खोया, फिर उसने अपनी चेतना को खोया, और अब वह वर्तमान समय में व्यवहार के साथ जी रहा है। ये कोटेशन है, इसके द्वारा हम ये भी याद रख सकते हैं कि साइकोलॉजी ने कैसे कैसे अपनी स्टेजेस को क्रॉस किया। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ये 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ये स्टेज वाला क्वेश्चन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आत्मा का अध्ययन, देन मन का अध्ययन, फिर कॉन्शियसनेस का, देन फिर बिहेवियर का। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो साइकोलॉजी है उसका उद्भव कहाँ से हुआ। सो मेंटल फिलॉसफी एक ब्रांच है दर्शन शास्त्र की, वहाँ से साइकोलॉजी का उद्भव हुआ। एक और क्वेश्चन आता है कि ये जो दो शब्द हैं साइकी तथा लोगोस, ये साइकी और लोगोस में कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, इन दोनों शब्दों को घुमा फिरा के दे दिया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, साइकी और लोगोस, और ये दोनों शब्द ही ग्रीस भाषा से लिए गए हैं। एक क्वेश्चन और बनता है कि साइकोलॉजी की प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है। तो हम इसका नेचर कैसा कह सकते हैं? साइंटिफिक नेचर हम इसका कह सकते हैं, वैज्ञानिक प्रकृति हम इसकी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? वजह ये है कि देखिए कोई भी जो सब्जेक्ट होता है, कोई भी, अगर हम कहते हैं इसको साइंस ऑफ बिहेवियर, सो साइंस का मतलब क्या है? विज्ञान है, और विज्ञान उसी को कहते हैं जो हर समय ट्रुथ, एक अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, सत्य की खोज करता रहता है। तो साइकोलॉजी भी वही है, सत्य की खोज करता रहता है। तो ये जो सत्य की खोज करता है, ये उन्हीं सभी स्टेप्स को फॉलो करते हुए ही करता है जो एक प्योर साइंस में होते हैं। जो स्टेप्स एक प्योर साइंस में सत्य की खोज को करने के लिए फॉलो किए जाते हैं, वो सभी स्टेप्स साइकोलॉजी में भी सत्य की खोज को करने के लिए फॉलो किए जाते हैं। इसलिए हम साइकोलॉजी को साइंस बोलते हैं, प्रकृति वैज्ञानिक बताते हैं इसकी। जैसे विज्ञान की तरह इसमें जो भी होता है, अध्ययन सामग्री जो होती है वो पूरी तरह से सिस्टमैटिक होती है, क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित होती है। इसमें भी सत्य की खोज पर बल दिया जाता है जैसे बाकी साइंस में दिया जाता है। जो हमारे पास डेटा होता है, अध्ययन सामग्री जो होती है, वो क्रमबद्ध और सुनियोजित ढंग से
उसकी छानबीन की जाती है, यानी कि काम करने का जो तरीका है वो वैज्ञानिक है। एक चीज़ और है इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि जिस तरह से साइंस में सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक दो एस्पेक्ट होते हैं, प्योर और अप्लाइड, ऐसे ही साइकोलॉजी में भी दो पक्ष होते हैं, प्योर एंड अप्लाइड एस्पेक्ट्स। इस तरह से हम साइकोलॉजी को, जो प्रकृति है, उसको हम साइंटिफिक नेचर कह सकते हैं। इस तरह का जो साइकोलॉजी का नेचर है, उस नेचर को समझते हुए एक इन्होंने इन्होंने एक डेफिनेशन दी है। साइकोलॉजी टुडे कंसर्न इटसेल्फ विद द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिहेवियर। मन ने कहा है कि जो साइकोलॉजी है वो वर्तमान समय में कैसी है, व्यवहार का वैज्ञानिक तरीके से छानबीन करने का तरीका है अपने आप में एक। ये इसकी प्रकृति को लेते हुए ही इन्होंने डेफिनेशन बनाई है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे प्योर और अप्लाइड एस्पेक्ट्स इसके होते हैं। इसमें हम देखेंगे मनोविज्ञान को एज अ डिसिप्लिन। इसमें हम देखेंगे, देखिए, जिस तरह से एक प्योर साइंस होता है उसमें सैद्धांतिक पक्ष होता है, यानी कि प्योर साइकोलॉजी का मतलब है इसमें जितनी भी थ्योरीज होती हैं वो बनाई जाती हैं, जितने भी लॉ होते हैं वो बनाए जाते हैं। ये सब प्योर साइकोलॉजी का काम है। जैसे लर्निंग थ्योरीज होती हैं, बिहेवियर थ्योरीज होती हैं, पर्सनैलिटी थ्योरीज होती हैं, लॉज होते हैं, कुछ साइकोलॉजी में अपने नियम होते हैं, वो सब प्योर साइकोलॉजी में बनाए जाते हैं। अब ये जो प्योर साइकोलॉजी में बनाए गए जो रूल्स हैं, जो थ्योरीज हैं, जो लॉज हैं, इनको प्रेजेंट सिचुएशन में, यानी कि प्रैक्टिकल सिचुएशन में जो प्रॉब्लम्स फेस की जा रही हैं, या प्रैक्टिकल सिचुएशन में कैसे हम लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, उन लॉज और थ्योरीज को हेल्प लेते हुए उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? अप्लाइड साइकोलॉजी में। व्यवहारात्मक मनोविज्ञान, अप्लाइड साइकोलॉजी के भी देखिए क्या ही पार्ट है। ये है हमारा इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, देन क्रिमिनल साइकोलॉजी, देन क्लिनिकल साइकोलॉजी, देन मिलिट्री साइकोलॉजी, एंड लास्ट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये जो अलग अलग तरह की साइकोलॉजी हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये सब वो चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली टर्म्स में इन फील्ड्स की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करती हैं। कैसे? ये जो लॉज यहाँ पे बनाए गए हैं, इन लॉज को अप्लाई किया जाता है, और करता कौन है? ये व्यवहारात्मक मनोविज्ञान। अब देखिए लास्ट में रह जाता है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये एजुकेशनल साइकोलॉजी कौन सा फील्ड है, इसे कौन पढ़ता है और किस तरह की समस्याओं का इसमें समाधान किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान से तात्पर्य है कि जो हमारी एजुकेशन है, एजुकेशन का कॉन्सेप्ट हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसमें बार बार डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन का कॉन्सेप्ट हमारा यही था, जिन लोगों ने शायद नहीं देखी थी वीडियो। एजुकेशन का कॉन्सेप्ट हमारा ये था कि हम बच्चे को क्या करते हैं, एक इन्वायरमेंट देते हैं, एक प्रक्रिया होती है जो बच्चे के व्यक्तित्व का होल डेवलपमेंट करती है। होल डेवलपमेंट कैसे होगा? जब आप उसको एक फ्री एंड डिसिप्लिन एनवायरनमेंट देंगे। शिक्षा मनोविज्ञान हमने इसको क्यों कहा, कब इसका कॉन्सेप्ट आया? जब एजुकेशन बिना साइकोलॉजी के दी जाती थी, जब शिक्षा बिना मनोविज्ञान के दी जाती थी, तब क्या सिचुएशन थी स्कूल्स की, या स्कूल्स के एनवायरनमेंट की? एजुकेशन देने का क्या तरीका था कि ज्ञान को बाहर से प्रेशराइज, बच्चे के दिमाग में मतलब प्रेशराइज तरीके से ज्ञान को दिया जाता था, ठूंसा जाता था दिमाग में, जो कि एक गलत कॉन्सेप्ट है। यानी कि हम बच्चे को प्रेशराइज करके नहीं सिखा सकते, और अगर प्रेशराइज करके हम सिखाएंगे तो जैसे हमने बात की थी लास्ट वीडियो में कि बच्चे की जो पोटेंशियलिटी होती है, जो उसका अपना एक ढंग है, जो उसका अपना एक तरीका है, वो बच्चे का दब जाएगा। और अगर बच्चे की अपनी पोटेंशियलिटी और अपना तरीका, अपना जो उसका एक यूनिटी है, क्योंकि हर इंसान यूनिक होता है, उसकी जो अपनी एक अलग से यूनिक फॉर्म है वो दब जाएगी, और उसका व्यक्तित्व ठीक तरीके से ना तो विकसित हो पाएगा, और मतलब सब अटपटा हो जाएगा, बेढंगा हो जाएगा। अब साइकोलॉजी ने क्या किया? एजुकेशन में आगे साइकोलॉजी ने कहा कि ज्ञान को आप बाहर से किसी के दिमाग में नहीं ठूंस सकते,
साइकोलॉजी ने कहा कि आप बच्चे को उसकी क्षमताओं, उसकी रुचियों के अनुसार उसको सिखाइए, उसकी अपनी पोटेंशियलिटी के अनुसार आप उसको सिखाइए। उसको डांटना, स्क्रॉल करना, पनिश करना नॉट अलाउड। जब से साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट एजुकेशन में आया और साइकोलॉजी ने एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से बदल दिया, एजुकेशन की पूरी प्रोसेस को ही बदल दिया। टीचर्स का तरीका, पेरेंट्स का तरीका, एजुकेशन देने का तरीका, बुक्स का तरीका, हमारा कॉन्सेप्ट कैसा होना चाहिए, हमारे क्वेश्चन पेपर्स कैसे होने चाहिए, किस तरह का स्कूल एनवायरनमेंट होना चाहिए, ये सब कहाँ से आया है? बैकग्राउंड में हर जगह साइकोलॉजी काम करती है। साइकोलॉजी कहता है बच्चे के दिमाग को समझिए पहले, देन उसके बाद आप बच्चे को कोई भी नॉलेज दीजिए। जब तक बच्चा आपका सीखने के लिए रेडी नहीं है, आप उसको सिखा नहीं सकते। जब तक सीखने वाला स्वयं तैयार ना हो, तब तक आप उसको कुछ भी नहीं सिखा सकते। ये साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। यहाँ से ही शिक्षा मनोविज्ञान ने अपना रोल प्ले करना शुरू किया और धीरे 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 करके उसने शिक्षा पर पूरी तरह से अपना जो एक प्रभाव है वो छोड़ा है। और वो प्रभाव हमें कहीं ना कहीं दिख भी रहा है कि आज की जनरेशन जो हम देखें वो कितनी परिपक्व होती है और वो किस तरह से खुद को डेवलप करती है। और पहले की जो जनरेशन होती थी, उन दोनों में बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। एजुकेशन का प्रोसेस पहले के टीचर्स और आज के टीचर्स में बहुत अंतर देखने को मिलता है। कंट्रोवर्सीज भी काफ़ी हैं, हर फील्ड में होती हैं। शिक्षा मनोविज्ञान हम क्यों पढ़ते हैं, टीचर्स को क्यों पढ़ाते हैं? इसीलिए कि उन्हें ये पता चले कि हमें बच्चे को नॉलेज ज़बरदस्ती नहीं देनी है, बच्चे के रुचि के अनुसार, उसकी क्षमताओं के अनुसार देनी है। एक ट्रेंड टीचर और एक अनट्रेंड टीचर में यही फ़र्क होता है कि ये ट्रेंड टीचर जो होगा वो सबसे पहले अपने बच्चे को रीड करेगा, वो देखेगा कि मेरे बच्चे में, मेरे स्टूडेंट में कितनी पोटेंशियलिटी है, देन उसके बाद उसको कुछ भी सिखाएगा। एक अनट्रेंड टीचर को ये सब डीपली चीज़ें नहीं पता होती, इसीलिए एक टीचर को हमेशा साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है। इसके बाद जो मेरा अगला वीडियो आएगा वो शिक्षा मनोविज्ञान के ऊपर ही आएगा। अब हम आगे देख लेते हैं स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का बहुत वाइड स्कोप है, फिर भी हम थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी हम देख ही चुके हैं। देखिए, एडोलसेंस साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, एनिमल साइकोलॉजी होती है, ह्यूमन साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, नॉर्मल साइकोलॉजी, पैरा साइकोलॉजी, साइकोमेट्रिक साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, इंडिविजुअल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी, पर्सनैलिटी साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल एंड लास्ट इज एडल्ट साइकोलॉजी। इसमें से मैक्सिमम साइकोलॉजीज़ को एक टीचर अपनी ट्रेनिंग में पढ़ता है। क्यों पढ़ता है? क्योंकि उसे अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को डील करना होता है, उसके बिहेवियर पर काम करना होता है। एक टीचर की जॉब किस लिए टफ होती है? क्योंकि उसे लाइफ टाइम बिहेवियर को चेंज करना होता है। किसका बिहेवियर? स्टूडेंट्स का बिहेवियर। देखिए, एक टीचर का पूरी लाइफ और कोई काम नहीं होता, उसका काम होता है अपने स्टूडेंट्स के बिहेवियर को मॉडिफाई करना, नॉट चेंज करना, मॉडिफाई करना। मॉडिफाई करने में एंड चेंज करने में मतलब थोड़ा सा अंतर है। चेंजेस जब भी होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों होते हैं। नकारात्मक भी हो सकता है परिवर्तन और सकारात्मक भी हो सकता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी में परिवर्तन शब्द यूज़ नहीं करते। हम कौन सा शब्द यूज़ करते हैं? मॉडिफिकेशन। वांछनीय परिवर्तन कहते हैं इसको। मॉडिफिकेशन मतलब, मॉडिफिकेशन हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। एक टीचर मॉडिफाई करता है बिहेवियर को अपने अकॉर्डिंग। अपने अकॉर्डिंग मतलब टीचर के अकॉर्डिंग का मतलब होता है कि टीचर के पास जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर चेंज करना है, मॉडिफाई करना है स्टूडेंट्स का। लाइफ टाइम बिहेवियर पर काम करने की वजह से ही थोड़ा सा टीचर की जॉब टफ हो जाती है, क्योंकि एक क्लास में 25 से 30 स्टूडेंट्स होते हैं और हमेशा हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस पता नहीं क्यों ज़्यादा होती हैं
कि मेरा बच्चा दूसरे की तरह नहीं कर रहा है, या दूसरे बच्चे का जो पेरेंट्स है वो सोचेगा मेरा बच्चा उसकी तरह क्यों नहीं कर रहा है। हर पेरेंट्स का यही प्रॉब्लम होता है, जबकि हर पेरेंट्स के पास एक यूनिक बच्चा है। हर बच्चे की एक अपनी यूनिक फॉर्म है, हर बच्चे की अपनी अलग क्षमताएं हैं, अलग रुचियां हैं, अलग ड्रॉबैक्स हैं, अलग स्ट्रेंथ्स हैं। ये तो पेरेंट्स के लेवल की बात होगी, लेकिन ये सारी चीज़ें एक टीचर अच्छे से समझता है कि मेरे पास यदि 25 बच्चे हैं तो वो 25 ही तरह के हैं। अब उन 25 तरह के बच्चों को, उनकी साइकोलॉजी को समझते हुए नॉलेज ट्रांसफ़र करना, उन्हीं के तरीके से उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करना, उनको लर्निंग कराना, एंड सो मैनी थिंग्स। सो टीचर का जॉब थोड़ा सा इसलिए मतलब हो जाता है टफ, बाकी ऐसा नहीं है। अच्छे टीचर्स जो होते हैं वो इन्जॉय करते हैं अपने काम को, और नॉट अ हार्ड टास्क। अगर थोड़ा मन से किया जाए, डेडिकेशन होके किया जाए तो इतना मुश्किल नहीं है। तो एक टीचर इसलिए साइकोलॉजी पढ़ता है क्योंकि उसको लाइफ टाइम बच्चे के बिहेवियर पे काम करना होता है, बिहेवियर को मॉडिफाई करना होता है। और साइकोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ बिहेवियर, यानी कि आप व्यवहार का अध्ययन कीजिए, पहले व्यवहार को समझिए, फिर उसके बाद बच्चे के मन को पढ़िए, उसकी क्षमताओं, उसकी रुचियों को समझिए, देन उसके बाद आप उसको ज्ञान दीजिए। इसलिए एक टीचर को साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है। आज का हमारा साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट यहीं तक था, और ये हमने पढ़ा था अभी तक खाली साइकोलॉजी के बारे में। इसका बिगिनिंग कैसे हुआ, किन किन स्टेजेस को इसने क्रॉस किया, कहाँ से इसका उद्भव हुआ, देन कैसे कैसे इसने अपनी स्टेजेस को क्रॉस करते हुए कैसे वो साइकोलॉजिकल फॉर्म उसने अपनी एक इंडिविजुअल तैयार की। और अभी वर्तमान समय में साइकोलॉजी का एक बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है, और एक इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर की बात हो रही है, हम लोगों की प्रैक्टिकल बात हो रही है, तो सब इंटरेस्टेड होते हैं साइकोलॉजी में। और टीचर्स का तो काम ही पूरा साइकोलॉजिकल होता है लाइफ टाइम। सो आई होप सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। कॉमन है ये वीडियो सभी के लिए। सो आप मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। मैं इस बार शिक्षा मनोविज्ञान पर अपनी अगली वीडियो बनाऊंगी, या फिर अगर आपको कोई और टॉपिक समझना है साइकोलॉजी से रिलेटेड, ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर से रिलेटेड, या और कोई इंटरनल बिहेवियर या एक्सटर्नल बिहेवियर के बारे में आपको कुछ जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।